हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे एसी सर्किट में रेजिस्टेंस इंडक्टर पढ़ा आज बेटे। उसी का नेक्स्ट लेक्चर है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। बेटे ये ध्यान देना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो एसी के लिए ही काम करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। ऐसा हम लोग थर्ड चैप्टर में कभी कभी डिस्कस किए हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, इसलिए वो चार्ज होने के बाद अपने अंदर से करंट को नहीं पास करता है। इसलिए हम बेटे एसी सोर्स के लिए ही एप्लीकेबल करते हैं। तो हमको आज करना क्या है बेटे? आज का उद्देश्य क्या है कि कैपेसिटर लेंगे, पोटेंशियल लगाएंगे, फेजर डायग्राम देखेंगे, करंट लैग लीड क्या करती है और क्या ग्राफ बन करके आता है। तो सबसे पहला काम है, लिखिए अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर alternating source connected to a capacitor. Such a circuit is purely capacitive circuit. बेटा मैंने कैपेसिटर ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि कैपेसिटर को एसी वोल्टेज अप्लाई करना है। तो बेटे मैंने कैपेसिटर की एसी सोर्स से जोड़ दिया। अब एसी सोर्स से अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू क्या पढ़ा बेटा? ए नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ कोई पोलैरिटी नहीं दिखाते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, समय के साथ चेंज होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, कंटिन्यूस एवरी टाइम चेंज होता है। इसलिए बेटा हम इसको प्लस माइनस से नहीं दिखाते हैं। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर करंट आई सप्लाई करेंगे बेटे तो कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। तो हम पहले लिखेंगे द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या बेटा? इसे हम ऐसे भी लिख दें जनरल भाषा में, क्योंकि आप लोग अक्सर बी को बढ़िया सा समझते हैं। बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं लिखा बेटे बी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज अप्लाई कर दिया, करंट फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी, हम लोग जानते हैं कैपेसिटर चार्ज होता है। कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज होता है। और चार्ज होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है? बी इक्वल टू हमने पढ़ा है बेटे डिफिनीशन से, बी इक्वल टू क्यू बाई सी। हमारा उद्देश्य करंट निकालना है। वी नो दैट आई डिपेंड अपॉन करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज फ्लो करता है, तो हमें नीड किसकी है?
चार्ज की। तो बेटे हम यहाँ पर पहले वैल्यू रख दें, बी नॉट साइन ओमेगा टी क्यू अपान सी। तो क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा बेटे, सी बी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया? हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर क्या करेगा बेटे, चार्ज एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस में चार्ज होगा, क्योंकि पोटेंशियल दे रहे हैं तो चार्ज होगा। चार्ज होगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप हो जाएगा, बी इक्वल टू क्यू बाई सी। बेटे बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, बी की वैल्यू रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, हमें क्यू की नीड है। अगर क्यू नहीं जानेंगे तो कैसे हम करंट निकालेंगे? ठीक, नोट करिए। अब कंप्लीट आप कर लिए हैं तो आगे देखिए। We know that instantaneous current I equal to dq by dt। बेटे Q की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू हमारे बच्चे रखेंगे तो सी वी नॉट क्या पाएंगे, साइन ओमेगा टी। अब उसके बाद बेटे डेरिवेटिव करेंगे साइन ओमेगा टी का। क्या डेरिवेटिव करेंगे, इसको ध्यान से देखें फिर। अब बेटे डेरिवेटिव करने से पहले कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लिया जाता है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बाहर कर लिया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव मैथ के बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, बायो बच्चे हमारे लर्न करेंगे क्योंकि इसको 11 पढ़ा गया। क्या होता है, कास ओमेगा टी। आगे इंटू कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसको रीअरेंज करेंगे, ओमेगा सी वी नॉट क्या पाएंगे, कास ओमेगा टी। फिर बेटे हम इसको बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कर दिया। और बेटे इसको रीअरेंज कर रहे हैं कैसे, बी नॉट आपने लिखा है, रहेगा। इसको बेटे हमने क्या लिखा, 1 अपान ओमेगा सी। मैं अभी आपको इस बात को बतला रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। देखिए एक एक बात को समझिए। मैंने ओमेगा को बाहर कर लिया, मेरे पास बचा क्या, कास ओमेगा टी। अगर आप ध्यान दें तो मैंने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वह साइन के फॉर्म में है। जब वह साइन के फॉर्म में है तो मुझे जब भी किसी चीज़ को कंपेयर करेंगे तो दोनों का फॉर्म सेम होना चाहिए। तो दिया था कास, बनाना है साइन के फॉर्म में, तो मैंने क्या लिया, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा को सॉल्व करेंगे तो फिर क्या पाएंगे, कॉस थीटा पाएंगे। ये तो मैथमेटिक्स का टर्म हो गया।
10th से आपने पढ़ रखा है। लेकिन एक बात मैंने क्या किया, बी नॉट इसको 1/ω/c कर दिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है बेटे, हमने 1/ω/c क्यों बनाया? बी नॉट नॉमिनेटर हो गया, बी नॉट के बाद डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आएगी वो रेजिस्टेंस को शो करती है। बी नॉट के नीचे जो रहेगा वो क्या है, डिनोमिनेटर होगा, और डिनोमिनेटर किसको शो करता है, रेजिस्टेंस को। तो हमें रेजिस्टेंस किसका चाहिए, कैपेसिटर का चाहिए। उसको क्या नाम कहा जाता है मैं अभी बताऊंगा, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, इसको जानिए। मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत थी, जब मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी थी तो मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया। इसको क्या बना दिया, 1/ω/c बना दिया। अब बी नॉट का कोई कोफिशिएंट मल्टीपल नहीं रहा, ये 1/ω/c बन गया। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत किसकी है, रेजिस्टेंस की, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की, जिसे अभी हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वे मैं बता नहीं रहा, इसलिए जब तक आगे बात बता दूं, इसलिए मैंने इसको रीअरेंज किया। अब बेटे यहां तो समझ में आ गया ना, हमें रेजिस्टेंस की जरूरत थी। किसके रेजिस्टेंस के, कैपेसिटर के। किसके विरोध के, कैपेसिटर के। तो जो डिनोमिनेटर वैल्यू होगी वही तो रेजिस्टेंस कहलाएगी। इसलिए मैंने इसको बेटे रीअरेंज किया कि डायमीटर को खोजा जाए। आइए आगे देखें। नेक्स्ट वैल्यू, इफ साइन ओमेगा टी प्लस π/2 टेकन 1। हम लोग पढ़ लेंगे बेटा, बार बार पढ़ते चले आए हैं। जब साइन ओमेगा टी वैल्यू 1 होगी तो ईएमएफ क्या होगा, बोलो, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम। तो बेटे अब जो करंट की वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाए। तो बचेगी क्या बेटे, बी नॉट अपान 1/ω/c। क्या बचेगा बेटा, बी नॉट 1/ω/c। तो फिर अब क्या करेंगे, 1/ω/c हमने बता दिया है। 1/ω/c इफेक्टिव अपोजिट अफर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर के द्वारा जो विरोध किया जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग। हमारी बात सुनिए, रेजिस्टेंस में, कंडक्टर में, अब कंडक्टर जो हमारे करंट का विरोध करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं 9th से। जब इंडक्टर के पास पहुंचे तो उसका नाम क्या हो जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। अब हम कैपेसिटर के पास पहुंचे हैं तो इसका नाम क्या है, हम लिख रहा हूं बेटा, क्या, 1/ω/c इज इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। किसके द्वारा बेटा, कैपेसिटर। कब आता है, टू द फ्लो द करंट इन द सर्किट। 1/ω/c is the effective opposition offered by the capacitor to the flow of current in the circuit। जब किसी भी सर्किट में करंट बहती है तो 1/ω/c क्या है बेटा, टोटल इफेक्टिव अपोजिशन, अफर्ड मीन्स रेजिस्टेंस है। इट इज आल्सो कॉल्ड
इट इज आल्सो कॉल्ड क्या बेटा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसे बेटे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। अगेन रिपीट करें बेटा, हमने बी नाट अपान 1 अपान ओमेगा सी पाया। जो बी नाट का डिनोमिनेटर है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। लेकिन यहां पर हम कैपेसिटर के केस में 1 अपान ओमेगा सी को इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाई कैपेसिटर के द्वारा विरोध किया हुआ वैल्यू है जब हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं इन द सर्किट। समझ में आ रही बात? तो बेटे क्या कि इसका नाम क्या दिया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को एक्स कैपेसिटिव सी से न्यूट्रल करते हैं, इसलिए बेटे एक्स इक्वल टू हम यहाँ पुट कर देता है क्या? 1 अपान ओमेगा सी। अब बात आती है कि यूनिट क्या होगी इनकी? इनकी यूनिट क्या होगी बेटा? ओम होगी, इन ओम। दूसरी बात, यूनिट ओम हो गई। अगर मैं डीसी के लिए बात करूं, हम इसे डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटे? 0 होती है। अब 1 अपान क्या मिलेगा? 2 पाई एफ सी। मेरे बच्चे 2 पाई 0 इंटू सी लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इनफाइनाइट मिलेगी। क्या मिलेगी? इनफाइनाइट मिलेगी। अगर आप एसी की बात कर दें, एसी की बात करें तो एफ की वैल्यू क्या होती है? फाइनाइट होती है। एफ की वैल्यू क्या होती है बेटा? फाइनाइट होती है। तो अब एक्सी क्या हो जाएगा? 1 अपान क्या? फाइनाइट हो जाएगा। और जब फाइनाइट रखें तो क्या बेटा होगा? स्मॉलर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। ये आप लोग नोट करें तो मैं फिर आगे फिर इसको रब करके मिटा करके बताता हूँ। ठीक, फिर से बता दें। हैं? लिख लिया बेटा? जो थोड़ा सा की पॉइंट है उसको आप समझें, तब मैं इसका ग्राफ बताऊंगा। की पॉइंट क्या है? अगर मैं यहां से बेटे वैल्यू को अगेन रिपीट करूं, लिखूं, तो मैं आपको ओमेगा सी बी नाट लिखा था। तो हो क्या रहा है इसमें? ध्यान देने की बात है। एक और बात आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम करंट प्रोपोर्शनल टू
ओमेगा। मैक्सिमम करंट प्रोपोर्शनल टू क्या, 2 पाई एफ। एक चीज आपको और मिल गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इसे नोट करें फिर। मैं मिटा रहा हूँ, देखता हूँ आगे ग्राफ बेटे, अभी बहुत सारे ग्राफ बताने हैं, डिस्कस करेंगे ग्राफ पर ही। हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा c, और क्या पढ़ा, 2 पाई एफ c पढ़ा है ना। अब पहला काम हम ग्राफ खींचेंगे एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच, एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच। तो ग्राफ खींचेंगे तो सी कांस्टेंट कर लेंगे बेटा, सी कांस्टेंट कर लेंगे तो एक्सी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एक कर्व आ जाएगा। लेकिन बेटे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ले लिया तो एक्स सी के इन्वर्सली है, इसका भी कर्व उसी को ऑक्युपाई कर लेगा। बन गया। कंप्लीटेड। अब बेटे मिटा दें। अब ग्राफ चाहिए आई नॉट वर्सेस ओमेगा वर्सेस 2 पाई एफ। अब बेटे मैक्सिमम करंट फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। आप इसको देख करके ग्राफ को नहीं खींचेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ गई तो अपने आप उस इक्वेशन की तरफ भागिएगा जो मैंने पढ़ाया हुआ है। शायद आप यहाँ आएंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ एक्स ही है, यहाँ पर क्या है, आई नॉट। नोटेड, नोट करिए। अब बेटे हम फिर फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपका इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यह बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई किया था कहाँ, कंडक्टर कैपेसिटर के क्रॉस। तो बेटे जो करंट की वैल्यू आई थी हमने आपको दिखाया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या, पाई बाई 2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप ध्यान रखिएगा, वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट आप जाएंगे, वोल्टेज से करंट आएंगे तो करंट आपको 90 क्या की है, लीड की है। क्या की है, 90 लीड्स की है। लेकिन बेटे हम करंट वर्सेस वोल्टेज चलेंगे, करंट से वोल्टेज की तरफ चलेंगे तो 90 क्या है, लैक्स है। 90 क्या है बेटा, लैक्स है। कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। लेकिन मैंने कई बार कहा है, बोर्ड कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली यू शो द फेज चेंज बिटवीन करंट एंड, नहीं ऐसे नहीं, फेज चेंज करंट एंड रेजिस्टेंस नहीं, वोल्टेज और करंट नहीं। वो पूछता क्या है बेटा, सो दैट करंट लीड्स पाई बाई 2 बाई, हाँ वोल्टेज, या ऐसे भी लिख के आता है सो, मैं तो सो लिख रहा हूं लेकिन आप जानेंगे हैंस प्रूफ भी कह सकते हैं ना। हैंस प्रूफ क्या, बोलिए, करंट लीड्स द ईएमएफ, बोलो बेटा क्या, बाई एन एंगल पाई बाई टी। इसको हाईलाइटेड कर दीजिए, ये भी हाईलाइटेड कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। समझ में आ गई। बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आप अपने क्वेश्चन को बहुत थारोली नहीं समझ के लिखेंगे। जल्दी में पूछा कैपेसिटर, कर दिया इंडक्टर, बहुत माइन्यूट उस दोनों में क्या है, चेंज है। अब ये ग्राफ बना लें बेटे, तब आप लोग नोट करेंगे। अब आप ये पोटेंशियल का ग्राफ, ईएमएफ का ग्राफ तो सबको पता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। आंख बंद करके जो बार बार पढ़ते आए लिख दीजिए। अब बेटे बात आती है कि इसकी करंट, करंट क्या है, 90 लीड किया हुआ, बढ़ा हुआ है। तो अब इसको ऊपर से दिखा दीजिए। ठीक, ये पाई और क्या मिलेगा, पाई ना, यहाँ क्या मिलेगा 2 पाई, तो यहाँ क्या मिलेगा पाई, यहाँ मिल जाएगा 2 पाई। अब फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे जिससे आ जाए। आई, पहले बी, बी इक्वल टू क्या बेटे, बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब इसमें पाई बाई 2 ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो हम यहां से शो करेंगे पाई बाई 2 ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, आई, आई नॉट, आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ये आपका इक्वेशन मिलेगा। बात समझ में आ गई। फिर से देख लें, वोल्टेज वर्सेस करंट देखेंगे तो करंट लीड है, करंट वर्सेस वोल्टेज देखेंगे तो लैग्स। मैं लिख दिया करंट लीड ईएमएफ बाई पाई बाई 2। वैसे आप एक दूसरे के इंटरचेंज कर लेंगे, बना सकते हैं। फेजर डायग्राम बना दिया, वोल्टेज ईएमएफ टाइम के वर्सेस बना दिया। ठीक है, कुछ पूछना है क्या?
किसी को पूछना है? नोट कर लीजिए। यहाँ लिख दें फेजर डायग्राम। यहाँ लिखेंगे टाइम डायग्राम। अब टॉपिक बेटे यहाँ पर क्लोज होती है। अब न्यूमेरिकल का टर्म आता है, आप नोट कर लें फिर न्यूमेरिकल कराएं। Calculate the capacitive reactance of capacitor reactance of 5 microfarad capacitor for a frequency 50 Hz। लिख लिया। अब बेटे पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी 1/ओमेगा c 1/2π/f c। अब इसमें ध्यान देना है कैपेसिटर कितने फैरेड का है? 5। एक्सी 2 पाई की वैल्यू 314, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50। सी की वैल्यू 5 माइक्रो ना, तो 10⁻⁻6 फैरेड। ये आपको बेटे एक्सी मिल जाएगा। ठीक, एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 6.4 10⁻²। वही देखिए मैं फिर कह रहा था यूनिट रेजिस्टेंस की ली जाएगी, मैं वहाँ फिर लिख रहा हूँ। कंप्लीटेड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिखिए। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंप्लीट कर लिए बेटे। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज B equal to 200 √2 sin 314 t connected to a 1 microfarad through an AC ammeter
AC ammeter. What is reading of ammeter? What is reading of ammeter? What is reading of ammeter? अब मैंने आपको बता दिया था कि साइन के साथ जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू क्या होगी? जल्दी बोलें। हैं? क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। बेटे B इक्वल टू बी ना, B इक्वल टू क्या पढ़ा है? बी नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान ये देना है कि हमसे वो पूछ रहा है अमीटर की रीडिंग। मान लेते हैं अमीटर है, नीडल बना दिया। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब हमें देखें हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं देती, वो क्या देती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देती है। जब उसे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो घरों का वोल्टेज 3111 हो जाता है। 311 मीन्स 311 वोल्ट बन जाता है, इसलिए वो ज़्यादा ही खतरनाक बन जाता है, पीक तक जाता है। तो अगर हमने इस क्वेश्चन में देखा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा था। बोलो बेटा, अब हमें क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको आरएमएस करंट। जब मैं आई की बात करूं, पहले करंट की बात करिए। करंट हम लोग पढ़ रखा है बेटे, V/R पढ़ा है ना। हम ओम्स लॉ का ही हेल्प लेंगे, भले हम एसी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम करंट मुझे रूट मीन चाहिए तो वोल्टेज भी हमारा रूट मीन हो जाएगा। लेकिन एक बात और हम लोगों ने क्या पढ़ा है? VRMS इक्वल टू क्या? B0/√2। अब बेटे मुझे B0 दिखने लगा, तो B0 दिखने लगा, IRMS पुट द वैल्यू B0√2/R। लेकिन हमारा एक कनेक्शन किससे है? कैपेसिटर से। कैसे है? कैपेसिटर से। अब कैपेसिटर की वैल्यू कितना दिया है? 1 माइक्रोफैरेड। तो अब रेजिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर देंगे? XC से। किससे रिप्लेस कर देंगे? XC के। अब आप क्या करेंगे? B0/√2 होल डिवाइड बाई 1/ωc। तो फिर बेटे क्या हो जाएगा? B0/√2 ये क्या हो जाएगा आपका? ωc। बोलिए। अब बेटे सारी वैल्यूज को हमको रखना पड़ेगा, रख दिया जाए यहां पर आंसर की तलाश में। क्या? IRMS B0 इज गिवन बेटे क्या? 200√2 √2 ओमेगा 314 C 1 माइक्रोफैरेड 1 × 10⁻⁶ have the value after solving you get 63 मिली एम्पियर। यह आपको बेटा मैंने पूरी एक टॉपिक AC सर्किट कंटेनिंग कंप्लीट कर दिया, विद न्यूमेरिकल कर दिया। ठीक, अब बेटे अब तीनों सर्किट को मिला करके नेक्स्ट वीडियो बनेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटे, गुड नाइट।